कौन से पॉइंट में? आपके 5 टाइप की इम्पेयरमेंट्स हैं. नॉर्मली 5 टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस बुक. These are visual impairment, hearing impairment, locomotor impairment, learning impairment and mental retardedness. Learning impairment is also known as learning difficulties. ठीक है, ये पॉइंट्स क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. ये इम्पेयरमेंट से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है. एंड आपको मैं बेसिक ट्रिक भी बता दूं कि सबका रोल ऑफ टीचर ऑलमोस्ट सेम होता है. फैमिली का रोल ऑफ टीचर एंड उनके लिए जो पॉलिसीज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, जस्ट लाइक एक पॉलिसी है एनपीपी और नेशनल पॉलिसी ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट के लिए जो रहता है फिजिकल इम्पेयरमेंट, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर फिजिकल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स और फिजिकल इम्पेयरमेंट इंडिविजुअल्स क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पीडब्ल्यूडी एक्ट. ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या मेंशन किया गया. तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें साइको सोशल मीन्स आपके मेंटल एक्टिविटीज को हम साइको बोल सकते हैं या साइकिक बिहेवियर बोल सकते हैं, एंड सोशल दैट मीन्स एनवायरनमेंट. तो आप क्या सोचते हैं एंड आपका एनवायरनमेंट क्या सोचता है, ऐसे पर्सन्स के लिए कैसा एजुकेशन स्टेटस होना चाहिए, फंक्शनल लिमिटेशंस कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ फैमिली कैसा हो, एंड कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसा है, उस सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ impairments. So there are different types of impairments. So first of all we use these 3 words just like the impairment, disability and handicap. These 3 वर्ड्स को हम बहुत ही कैसे यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबल वे में. दैट मीन्स मैं कभी भी बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग नॉर्मल पर्सन है ना, तो नॉर्मल पर्सन अगर इंडिविजुअल्स को देखेगा, ऐसे इंडिविजुअल्स को देखेगा जो कि उनके पैर काम नहीं कर रहे या हाथ नहीं काम नहीं कर रहे या बोल नहीं पा रहे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टली मुंह पे एक ही वर्ड आता है, ये सारे हैंडीकैप है. जो थोड़ा मेडिकल इश्यूज के बारे में जानता है, जो मेडिकल साइंस को जानता है, वो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट बोलता है. सपोज ये इम्पेयरमेंट, पेयर मीन्स कपल होना, मतलब ग्रुप में रहना, एक जैसा ही जो पहनते हैं उसको हम ट्विनिंग और पेयरिंग बोलते हैं. वैसे आपके बॉडी में कौन कौन सी चीज़ एक दूसरे के साथ मैच करते हैं. हैंड्स आपके लेग्स हो गए, आपके आईज हो गए, ईयर्स हो गए. ठीक है, आपका ब्रेन का 2 हाफ है, सो वो भी पोर्शन हो गए. तो एग्जैक्टली अगर मिडिल पॉइंट से नोज के बराबर मीन्स नाक के बराबर आप मिडिल पॉइंट से पूरे बॉडी को कट करेंगे ना, तो आपका राइट साइड लेफ्ट साइड का क्या होगा, मिरर इमेज होगा या फिर इक्वल होगा. वैसे ही आपका कौन सा पोर्शन वाइस वर्सा भी सेम है. दैट मीन्स लेफ्ट पोर्शन इज ऑल्सो इक्वल टू द राइट पोर्शन. तो यहाँ पे 3 वर्ड है. इम्पेयरमेंट, पेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, दैट मीन्स आपके हाथ पैर या आईज या फिर ईयर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक में प्रॉब्लम है दूसरे में नहीं है, तो हम उसको क्या बोले, पेयरिंग से अनपेयर और इम्पेयर. ठीक है, इम्पेयरमेंट हो गया. डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी नॉर्मली वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इफ वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग दैट मीन्स इफ हम एबल है दैट मीन्स दिस इज आवर एबिलिटी, अगर नहीं है डिसेबिलिटी. ठीक है, तो डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू फंक्शनल और फंक्शन दैट इज एक्टिविटी बेस्ड. ये डिसेबिलिटी किसके साथ हम जोड़ते हैं, जो आप एक्टिविटी करते हैं या परफॉर्म करते हैं उसके साथ जोड़ा जाता है. इम्पेयरमेंट किसके साथ जोड़ा गया, बायोलॉजिकल, दैट मीन्स आपके बॉडीली बेसिस पे जोड़ा जाएगा. एंड हैंडीकैप जो टर्म था उसको आप कैसे यूज करते हैं, दैट इज एनवायरमेंट में जो लोग प्रेजेंट है कम्युनिटी के अंदर. देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज, सपोज हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी. तो ये जो कम्युनिटीज है उनके ओपिनियन थॉट्स भी अलग होते हैं, एंड एवरी कम्युनिटी हैज देयर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्लस सम नॉर्म्स एंड सम टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप्स. बहुत सारे कम्युनिटीज में क्या होता है ना, बहुत सारे क्या रहते हैं, जस्ट लाइक कौन से रूल्स को फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है, कौन से रेगुलेशन पे चलना है, उसके साथ बहुत सारे, जैसे हम बोल सकते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कुप्रथा, दैट मीन्स सुपरस्टिशियस बिलीव. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो अंधविश्वास होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेरियोटाइप्स. तो इनको लेके बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स प्रेजेंट है. तो
उस चीज़ को हम यहाँ पे अगर डिसाइड करते हैं या फिर बातें करते हैं या फिर उसको हम उस लोगों को देखते ही बोलते हैं, तो वो हो जाता है सोशल एक्टिविटी। उसके बॉडी के रिलेटेड हमने कमेंटिंग किया तो ये हो गया सोशल, क्योंकि वो कुछ फील नहीं करेगा बट हम उसके बारे में फील करके इतना कुछ बोल रहे हैं। सो ये 3 वर्ड्स का मीनिंग फर्स्ट तो लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरे आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे ना उसी को मेंशन किया गया है। कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, अगर कोई डाउट है या कुछ है तो बोल सकता है। ठीक, मैं स्टार्ट करी हूँ। सो इंट्रोडक्शन में आप फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये 3 का तो आप मीनिंग ऐसे लिख देंगे या फिर आप ऐसे ट्राइंगल बना के तीनों कॉर्नर में प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर लिख दें इम्पेयरमेंट, यहाँ लिख दें आप डिजेबिलिटी, यहाँ पे लिख दें हैंडीकैप। जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्लास कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप अगर इम्पेयरमेंट, डिजेबिलिटी, हैंडीकैप थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। सपोज आपको याद नहीं आया तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या चलेंगे, जो पॉइंट्स मैंने फर्स्ट बोला था उसी को लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम ये मेंशन करेंगे, ये जो 3 वर्ड्स हैं, द वर्ड इम्पेयरमेंट, डिजेबिलिटी एंड हैंडीकैप आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल। मतलब हम लोग कभी भी कुछ चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट की जगह पे हैंडीकैप यूज़ करते हैं, हैंडीकैप की जगह पे डिजेबिलिटी बोल देते हैं, हम इंटरचेंजेबल वे से यूज़ करते हैं। इसका कोई एक नियम नहीं है कि ऐसा यूज़ करना चाहिए, बट जो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा उसके बाद जब आप बच्चों को समझाएं तो प्रॉपर वे से यूज़ करें। हर एक जगह हम इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हर एक जगह डिजेबिलिटी नहीं बोल सकते, या फिर कोई भी इंसान को हम हैंडीकैप नहीं बोल सकते हैं। हैंडीकैप दैट मीन्स उनके, जस्ट लाइक हम क्या बोलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपके बॉडी में कोई भी इश्यूज हो एंड आप कोई काम कर नहीं पा रहे या सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तब आप हैंडीकैप है। जस्ट लाइक कोई भी पर्सन अगर घर पे चुपचाप बैठा हुआ है, वो चाहे डिमोटिवेटेड है बट घर पे बैठा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम हैंडीकैप बोल सकते हैं। कोई कोई पर्सन बहुत आलसी होता है, वो जॉब या कुछ सर्चिंग में नहीं जाते, तो उनको भी हम हैंडीकैप बोल सकते हैं। ऐसा कोई लिंक नहीं है कि हैंडीकैप वही होंगे जो जिनके बॉडी में फिजिकल इश्यूज होगा या फिर फिजिकली दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ऐसे पर्सन्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो हैंडीकैप जो टर्म है ये सोशल है, ये हमने दिया है। हम कभी भी लोगों को जस्ट लाइक उनको देखते ही जो मुंह पे आता है वो बोल देते हैं, वो होता है हैंडीकैप। बिकॉज हम थिंक करते हैं दे आर द नॉर्मल टॉयज, लाइक वो एक कठपुतली जैसे या फिर डॉल जैसे है, वो घर पे ही रह सकते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड दे आर नॉट able to participate in the societal work और societal जो communities है और not taken any type of responsibility of the society, so they are socially handicapped. so इसलिए उन्हें socially हमने handicap बोला। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपके साइंस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास है। बिकॉज ब्रेन में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। मीन्स जो आपके बॉडी में नर्व्स है ना, सो नर्व्स का भी सबसे बड़ा हेड कौन है, आपका ब्रेन है। दैट मीन्स ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल करता है एवरी वर्क को। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मेमोरी में मेरा कितना स्टोर है, सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है तो वो कैसे है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स। अभी न्यूरॉन्स को हम नर्व्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। एंड ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये थ्रेड जैसे होते हैं, पतले पतले थ्रेड जैसे होंगे, ये कनेक्टेड होते हैं। एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही, तो इतना थोड़ा साइंस हमें जान के रखना ही है। ठीक है, सो न्यूरॉन्स आपके पूरे बॉडी में कनेक्टेड है एंड लास्टली वो कनेक्टेड होता है कहाँ पे, हेड पे या ब्रेन पे।
सो अगर आपके न्यूरॉन्स कहीं भी ब्लॉक्ड हो जाए तो आपकी बॉडी में इश्यूज आएंगे। सपोज आपने कोई पर्सन को देखा होगा, किसी के सर पे चोट लग गया तो वो अंधे हो जाते या फिर वो बोल नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते। किसी किसी को अगेन प्रॉब्लम होता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं वो। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी पर्सन्स हैंडीकैप हो सकता है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड किया? न्यूरोलॉजिकल इंजरी, न्यूरोलॉजिकल, नर्व्स में प्रॉब्लम या नर्व्स में चोट लगना, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली आपके डेवलपमेंट को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। उसके बाद आते हैं, ये किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना, कोई एक कॉन्फ्रेंस में इसको क्लासिफाई किया गया होगा। दैट मीन्स ये इम्पेयरमेंट अलग है, डिसेबिलिटी अलग है, हैंडीकैप अलग है, ये किसी ने बताया होगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द WHO, इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे तो आप सिंपल सा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, disability, impairment and handicap, these three words are classified as given below। इतना मेंशन कर सकते हैं कि हम इस 3 वर्ड को ऐसे मतलब विभाग किए हैं या फिर विभक्त किए हैं, तो ऐसा हुआ। पूरा मैं हिंदी में थोड़ा बहुत बोल दे रही हूँ बिकॉज इंग्लिश वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम है वो फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो उसके बाद आता है अभी पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन में मेंशन किया गया इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ये 3 चीज़ों में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया था, इम्पेयरमेंट मीन्स कोई भी पैर में प्रॉब्लम होना। आपके जैसे पैर पेयर है तो उस पैर में आपको प्रॉब्लम हुआ, या फिर आपके टोज में पेन है, या फिर फिट पोर्शन में कट हो गया, इंजरीज हो गया, या वहाँ के नर्व्स काम करने बंद कर गए, जस्ट लाइक फ्रैक्चर हो गया, तो ये सारे भी इम्पेयरमेंट है, ठीक है। अभी जो इम्पेयरमेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी और द नॉर्मल लाइफ। अगर उससे आप डेविएट आउट हो गए दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी, दैट इज कॉल्ड abnormality. So loss of some part of the body or abnormality of the some part of the body as a result of which normal functioning is disturbed। अगर आपके बॉडी से कुछ पोर्शन को चोट लग जाए या फिर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो बॉडी का कुछ फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाता है, दैट मीन्स काम करना बंद कर देगा, उससे हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। अभी डिसेबिलिटी क्या हो गया? ये जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपकी बॉडी में है उसके वजह से अगर आप कोई काम ना कर सके या काम करने में आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी काम को परफॉर्म करना या एक्ट करना या फिर एक्टिविटीज को डन करना, ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाया कोई तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलेंगे। अभी नेक्स्ट आता है हैंडीकैप। सो हैंडीकैप क्या है? इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम। ये वही प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपको फील हो रहा था या फिर आपके बॉडी में प्रेजेंट है एंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसके साथ आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, दैट मीन्स हम सराउंडिंग और एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं? सॉरी, एनवायरनमेंट बोल रही हूँ, सराउंडिंग किसे बोलते हैं? मैं और मेरी चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको अगर मिला दे तो वो होता है सराउंडिंग। तो मेरे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो मेरा सराउंडिंग है। तो अभी मुझे इन लोगों के साथ डील करना है, सराउंडिंग के साथ। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं वैसे ही डील करूँगी, मुझे अगर मूड हुआ तो मैं जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो यही होता है, अगर आप सोसाइटी के साथ नॉर्मली रह नहीं सकते तो उसको बोलते हैं हम क्या? हैंडीकैप। तो ये 3 पोर्शन लिखे, डेफिनेशन, एंड ये चीज़ कंपलसरी है ईच लॉन्ग क्वेश्चन में। एंड 1.3 में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला था कि इसमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, 5 इम्पेयरमेंट्स, 5 लॉन्ग क्वेश्चन। सबके अलग अलग कॉजेस हैं डिजीजेस के, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा ही याद रखना है। एंड बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस आएंगे, नॉर्मल डिजीजेस भी आएंगे, तो उसको भी याद रखना है। कम से कम 5 to 6 डिजीजेस का नाम तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी आप जानते हो ऑलरेडी आपके पास कितने सारे इम्पेयरमेंट्स हैं। मैंने अभी बोला था टोटल है 5, HI, VI, OI और PI, देन MI, LD, ठीक है। सो HI इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, VI इज विजुअल इम्पेयरमेंट, OI और PI मीन्स
ऑर्थोपेडिकली, पेडिकली हम पेडल कहाँ मारते हैं, पैरों से मारते हैं, तो ऑर्थोपेडिकली, ऑर्थोपेडिकल हम बोलते हैं जॉइंटेड, आपके बॉडी में जॉइंटेड पोर्शन आपके हैंड लेग्स में पहुंच जाता है, तो उस पोर्शन को आप यूज करते चलने दौड़ने के लिए या कुछ चीज को पकड़ने के लिए, अगर उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट। मेंटल रिटार्डनेस और मेंटल इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं। सो मेंटल इलनेस हो या फिर मेंटली आप बीमार हो, तो उसको बोला जाता है कि उसमें क्या होता है ना, डेफिशिएंसी होता है, आप जो काम बहुत अच्छे से कर सकते थे पहले अभी नहीं कर पाते, तो वो हो गया मेंटल इम्पेयरमेंट। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, पढ़ने में आपको सुविधा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ड्यू टू मेंटल इलनेस वी आर नॉट एबल टू रीड और राइट और मेमोराइज एनीथिंग, तो उसको बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज। तो हियरिंग डिफिकल्टीज में कहाँ पे इश्यूज होगा, आपके कान का जो प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल वर्ड में क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, सो डैमेज इन द ईयर मैकेनिज्म। विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होगा, आई मसल्स, बिकॉज आई में आपका रेटिना रप्चर हो सकता है, दैट मीन्स वो फट सकता है, ठीक है, आपके जो लेंस है वो खराब हो सकता है, उसकी रेंज इंक्रीज हो सकता है, या फिर आई को ना पकड़े हुए 6 मसल्स हैं, टोटल 6 मसल्स हैं, जिसके थ्रू आप आईज को रोटेट कर सकते हैं। अभी आप रोटेट करके देख सकते हैं, देखिए आप नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ मूव कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड आई मसल। वो मसल्स अगर किसके साथ कुछ कनेक्शन क्रिएट किया है, तो कौन सी चीज के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा, आपका जो स्कल पोर्शन है, स्कल पोर्शन मीन्स आपका जो पूरा ऐसे खोपड़ी है ना, तो पूरा ऐसे ढांचा एक टाइप का बना हुआ है, तो उसके साथ कनेक्टेड रहता है एंड इस मसल्स के थ्रू ही कनेक्ट होता है। अगर वो फट गया या फिर उसमें मेजर कुछ इंजरी आ गया, तो क्या होगा, आई रप्चर हो जाएगा, मीन्स आई का मसल रप्चर हो गया, वहां से फट गया, इसलिए आई निकल गया, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे इम्पेयरमेंट में बोला गया है। अभी अगर इसको एक्टिविटीज में डाला जाए, दैट मीन्स डिजेबिलिटी में, तो क्या होगा, अगर मेरा कान काम नहीं कर रहा तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, साउंड वेव्स को रिसीव नहीं कर पाऊंगी, दैट मीन्स जो मैं बोल रही हूँ अभी, अगर आपका कान का प्रॉब्लम होता तो जो साउंड आपके पास जा रही है ना, ये फ्लो होके थोड़ा ब्लॉक्ड हो जाती एंड जा नहीं पाती, तो ये ही होता है इम्पेयरमेंट में। देन अगर मैं सुन नहीं पाऊँ तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, नॉर्मली मैं किसी का बात भी नहीं सुन पाऊंगी एंड सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाऊंगी। अगर ये विजुअल इम्पेयरमेंट हो तो क्या होगा, बिकॉज आई मसल्स तो रप्चर हो चुके हैं, सो आई मसल्स रप्चर हो गए तो आईज नहीं रहेंगे, तो कैसे हम देख नहीं सकते, सो नॉर्मली हम इमेज को फोकस नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। एंड अगर इसको हैंडीकैप वे में देखें तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि वो एक भी पिक्चर को या इमेज को देख ही नहीं सकता, ना ही क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में, बिकॉज वो देख नहीं पाता, वो थिंग है। अभी ऑर्थोपेडिकल इम्पेयरमेंट में डिसेबिलिटी में क्या होगा, चलने के लिए हेल्प नहीं मिलेगा या कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए भी हेल्प नहीं मिलेगा। अगर उसको देखा जाए किस में, लास्ट पॉइंट में हैंडीकैप के अकॉर्डिंग, सो आप देखेंगे अनएबल टू यूज द आर्म्स और लेग्स, हम यूज नहीं कर सकेंगे किसको, अपने हाथ पैर को यूज नहीं कर सकेंगे दूसरे लोगों के जैसे। अभी मेंटल रिटार्डनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है ना, मतलब दो इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जैसे कि सपोज मुझे बहुत जोर का हेडेक हो रहा है, तो ऑब्वियस मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकती, ऐसे टाइप का है, तो वो चीज़ है। अगर आपके ब्रेन में कोई भी इशू हुआ ना, तो इनडायरेक्टली आप बोल नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिफ़िकल्टी इन डूइंग थिंग्स लाइक अदर, हम दूसरों के जैसा काम नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट, हम किसी को भी, अगर मेरा IQ लेवल बहुत वीक है, हम डम जैसे हैं, तो कैसा होगा, हम किसी के बात को समझ ही नहीं पाएंगे। एंड नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होगा, हम रीड नहीं कर सकते कि राइट भी नहीं कर सकते लाइक अदर्स। इतना पोर्शन था, उसके अकॉर्डिंग और एक चीज़ मेंशन किया गया कि अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, ये जो डिसेबिलिटी है ये कितने टाइप्स का हो सकता है, तो डिसेबिलिटी कैन बी डिवाइडेड एज
follows according to or as per the WHO definition. WHO के अकॉर्डिंग और WHO ने जो डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग ये डिजेबिलिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज टेम्पोररी टोटल डिजेबिलिटी, नेक्स्ट टेम्पोररी पार्शियल डिजेबिलिटी, नेक्स्ट परमानेंट डिजेबिलिटी. अगर इसका एक्सप्लेनेशन ना दे सके तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं समझा देती हूँ. ये वर्ड्स में ही उसका मीनिंग छुपा है. टेम्पोररी टोटल डिजेबिलिटी, टेम्पोररी मीन्स कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, बट पूरा बॉडी डिजेबल्ड होगा या फिर पूरा जो बॉडी का पार्ट है जहाँ पे इंजरी हुआ है, चोट लगी है, वो डिजेबल्ड होगा. ठीक है, जैसे कि मैं सपोज आज गिर गई तो ऑब्वियस मेरे पैर में बहुत चोट लगा है, बट मुझे पता है कि पैर ठीक हो जाएगा, चोट भी ठीक हो जाएंगे. तो ये कुछ दिनों तक मुझे बेड रेस्ट पे रहना है. तो ये हो गया टेम्पोररी बट टोटल डिजेबिलिटी. अभी आता है कि टेम्पोररी है बट पार्शियल. अगर सपोज मुझे थोड़ा सा चोट लगा, ठीक है, एंड मुझे चोट लगा है, उसको अगर डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज करने के लिए, रिकवरी बहुत जल्दी हो, खाना पीना अच्छा से खाओ, एक्सरसाइज करो तो रिकवरी जल्दी होगा. ये हो गया टेम्पोररी पार्शियल. पार्शियल मीन्स थोड़ा सा या फिर साइड बाय साइड जो गुजरता है. तो यहाँ पे साइड बाय साइड हम पेन को गुजार नहीं सकते ना, तो ऐसे करना है कि पार्शियल मीन्स जो थोड़े टाइम के लिए है बट उसका पेन कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए भी रिकवरी है. ठीक है, लास्ट परमानेंट डिजेबिलिटी, परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स इवन आफ्टर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट. तो जैसे कि होता है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं. सपोज थिंक कर लीजिए जिनका पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पॉइंट में कैसे लेवल में फ्रैक्चर हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर बोन ब्रेक हो गया तो वहाँ पे क्या करते हैं, फाइबर का या फिर लोहे का प्लेट बिठाया जाता है, रॉड लाइक, क्योंकि वो चल सके एंड उसका जो बोन फ्रैक्चर हुआ था बोन अगेन ज्वाइन कर सके. बिकॉज बोन आपको हार्ड लगते हैं बट बोन के अंदर सेल्स ही हैं, ओनली सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, सो बोन इज मेड अप ऑफ सेल. एंड ये क्वेश्चन पे आता है, बायोलॉजी स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए बता दूं, इसका आंसर होगा ओस्टियोब्लास्ट. ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट है. सो ओस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्मेशन करते हैं. जब भी आपको माइंड में इंक्लूसिव का बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड्स जानने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे. इसलिए मैंने बोला अगर बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं तो वहाँ पर अगर हिंदी नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं. तो परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स इवन आफ्टर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, फिर भी क्या होता है ना, वो पैर विदाउट अगर रॉड रहता वो आप चल नहीं पाते. या फिर कुछ लोगों का होता है ना, अगर पैर एक्सीडेंट हो गया तो पूरे पैर को काट देता है, उसके बाद जो अभी का सिंथेटिक लेग सब लाते हैं, मीन्स लकड़ी का पैर या फिर फाइबर का जो पूरा स्प्रिंग लगा हुआ पैर को यूज़ करते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं. बट परमानेंटली आपका बॉडी पार्ट लॉस हो गया, आपने सिंथेटिक यूज़ किया. ठीक है, सिंथेटिक यूज़ किया, तो ये हो गया परमानेंट डिजेबिलिटी. एबिलिटी में जो आए, वर्क पे जो आए या फंक्शन पे आए, उसके अकॉर्डिंग ये डिजेबिलिटीज 3 टाइप्स के. यहाँ पे इम्पेयरमेंट हमने नहीं बोला, हमने डिजेबिलिटी के बेसिस पे बोला. ठीक है, क्योंकि वर्क के साथ रिलेटेड है, हम हैंडीकैप नहीं है. अगर मेरा 2 पैर भी नहीं रहे ना तब भी मैं हैंडीकैप नहीं हूँ. अगर मैं सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो सोसाइटी को हक नहीं है मुझे हैंडीकैप बोले. ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला रूल है कि एवरी इंडिविजुअल को आपको रेस्पेक्ट देना है. सो एवरी इंडिविजुअल शुड बी रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉ. सो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, लॉज फंडामेंटल लॉज और फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर सिंपली verified by the constitution and it is equal for everyone, not discriminated by any type of person of the society who are belongs to aristocrat family, जो बड़े बड़े फैमिली से, और बिलोंग्स टू अपर क्लास, जो अपर क्लास में है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से है, वो सारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. लॉ सबके लिए सेम है, वो जो भी हो. तो उसके अकॉर्डिंग हैंडीकैप कोई पर्सन नहीं होता. हैंडीकैप सोसाइटी थिंक करता है, सोसाइटी बोलता है, एंड ये वन काइंड ऑफ स्टेरियोटाइप है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग.
and we are not able to take any type of responsibility of the society or communicate or understand the societal problems. Thus society think that we are handicapped. हो गया. कोई भी पर्सन, अगर एक छोटा बच्चा भी लेवन नहीं करता, घर पे पड़े पड़े रहेगा, वो पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, सोसाइटल वर्क्स जो है वो नहीं करता, तो वो भी हैंडीकैप है. उसके पैर हाथ रहते हुए भी वो हैंडीकैप है, हम लोग मान सकते हैं. सो ये इतना पोर्शन इंट्रोडक्शन था. सो इंट्रोडक्शन को शॉर्टकट वे में कभी भी आया तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पे. सो नॉर्मली हियरिंग इम्पेयरमेंट, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ्स में एनी वन पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई एक को आप लिख सकते हैं. फटाफट बोल रही हूँ. दैट इज हियरिंग, जो आप साउंड वेव्स को रिसीव करें. अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ ना, तो इसको तो आप रिसीव करें. इसको आप कौन सी मेजरमेंट में, या फिर जस्ट लाइक मेरे वेट को मेजर करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल्स, ऐसे यूज़ होगा. वैसे इसको साउंड वेव्स को भी मेज़र करने के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को मेज़र करने के लिए डेसिबल्स है. सो हियरिंग इज मेजर्ड इन डेसिबल. डेसिबल आर मेजर्ड ऑफ साउंड. नॉर्मली साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं या ट्रांसमिशन है उसको हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं. स्मॉल डी कैपिटल बी. ठीक है, डीबी यूज़ करना है. स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल. सो नॉर्मली एक पर्सन कितना रेंज तक साउंड को रिसीव कर सकता है. सो हम अगर चाहे तो बहुत ज़ोर से हम लोग अबव 80 डेसिबल तक के साउंड को हम रिसीव कर सकते हैं, या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा 130-150 तक का डेसिबल हम साउंड ले सकते हैं. बट हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है अगर कम में बोले. हाँ, सुनाई दे रहा है, इतना है, ऐसे ऐसे मैं बात कर रही हूँ बिकॉज अगर आपको मैं बताऊँ कि इतना जो रेंज में अगर वॉल्यूम मेरा रहेगा तो इसका डेसिबल है 10 to 15 डेसिबल. ठीक है, इसका रेंज कितना है, 10 to 15 डेसिबल. तो इस रेंज का जो वॉइस है इसको नॉर्मली कुछ लोग ही सुन पाते हैं. कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही धीरे बात करते हैं, स्लो बात करते हैं, तो उनका डेसिबल आई थिंक 4-5 में भी चला जाएगा. ठीक है, सो इस फ्रीक्वेंसी में साउंड को रिसीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. सबके लिए सेम नहीं है. मैं तो खुद 10 डेसिबल से ज़्यादा होने से ही सुन पाती हूँ, उससे कम नहीं सुन पाती. धीरे बोलने से सुनाई नहीं पड़ता है, कैसे एक अजीब लगता है, तो वैसे टाइप का. तो यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो नोन एज डीफनेस और हियरिंग लॉस. इतना मेंशन कर दे हो जाएगा. उसके नेक्स्ट लाइन को आप स्किप कर सकते हैं. दैट इज हियरिंग लॉस क्यों होता है, क्योंकि डैमेज ऑफ ईयर्स और डैमेज इन द पार्ट्स ऑफ ईयर्स. सो ईयर्स के जो भी पार्ट्स हैं या पोर्शंस हैं उसमें हो, या फिर ईयर्स के रिलेटेड जो नर्व्स है उसमें हो, डैमेज कहीं पे हुआ है इसलिए होता है. सो ये पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये पैराग्राफ को लिख सकते हैं. दैट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज. कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पे आपको PWD एक्ट भी मिल जाएगा, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, PWD एक्ट 1995 का. उनके अकॉर्डिंग हियरिंग लॉस क्या है, एक डेफिनेशन भी मिल गया. ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ नहीं देना है. तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज. हियरिंग इम्पेयरमेंट को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, द लॉस ऑफ हियरिंग. आपका हियरिंग लॉस टेम्पोररी हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है. कुछ टाइम पे मैंने ये फील किया है. सपोज व्हेन वी टेक बाथ और शावर, ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी में सडनली चले गए. ठीक है, तो क्या हुआ, पानी कान में चला गया एंड कान कुछ दिन तक बंद हो जाता है वर्क करना. सो साउंड भी बहुत ही धीरे जाता है एंड उसके अंदर लगता है कि कुछ एक हो रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा अंदर से साउंड क्रिएट होता है. जस्ट लाइक लगता है कि वहाँ पे कुछ बज रहा है कान में, ऐसा टाइप का. तो ये होता है टेम्पोरेरी. टेम्पोरेरी का बहुत सारा वेरिएशन है. दैट इज़ द माइल्ड, मॉडरेट, या फिर टेम्पोरेरी में अगेन हाई लेवल भी हो सकता है, सीवियर कंडीशन. वैसे परमानेंट में भी 3 कंडीशंस हैं. तो अभी देखते हैं कि हियरिंग लॉस कैसा है. रिगार्डिंग माइल्ड टू प्रोफाउंड और समटाइम्स फैटल. माइल्ड मीन्स बहुत कम, माइल्ड टू प्रोफाउंड थोड़ा सा ज़्यादा,
और सीवियर की तरफ बोल सकते हैं। इतना सीवियर, समटाइम्स बहुत सीवियर हो जाता है जो फर्टिलिटी आ जाता है। दैट मीन्स दैट ईयर के प्रॉब्लम्स की वजह से किसी का ईयर ड्रम भी फट सकता है, आप लाइफ टाइम तक सुन नहीं पाएंगे, या फिर डेथ भी हो सकता है। अगर सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, और किसी के कान के पास जाके आपने 2-3 बार बहुत ही लाउडली चिल्ला दिया, तो वो इंसान मर सकता है, बिकॉज एक एक्सटर्नल शॉक लग सकता है उस साउंड वेव्स के थ्रू। तो उसके थ्रू ब्रेन का जो नर्व्स है वो फट जाता है एंड इंसान डेथ कर सकता है। तो ऐसे भी होते हैं, तो समटाइम्स फैटिलिटी आते हैं। सो ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद इसको डेफिनेशन में डाल सकते हैं। इतना जो पोर्शन है, दैट इज अ पर्सन्स विद अ डिसेबिलिटी एक्ट, और अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, डिफनेस हो गया, या फिर हियरिंग लॉस हो गया, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट as a loss of 60 decibels or more on the better in the conservation range of frequency. नॉर्मली आप जो साउंड को सुनते हैं, ये जो मैं वॉइस में अभी बात कर रही हूँ ना, ये 60 डेसिमल है, ठीक है। इस साउंड तक अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं, इस साउंड को भी सुन नहीं पा रहे, नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को भी आप सुन नहीं पा रहे, देन उसको हम बोलते हैं हियरिंग लॉस और हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिफनेस, ठीक है। उसके बाद इस पैराग्राफ को प्लीज मेंशन ना करें, दैट इज द डीप क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग क्या है, ये पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। मैंने बहुत एक्स्ट्रा लिखा था बिकॉज मुझे समझना था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्टकट में बोल देती हूँ कि हियरिंग लॉस से क्या होगा। सपोज अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं, तो ऑल द इंडिविजुअल्स आर जस्ट लाइक students, our students, and we are the teachers. So if one student is belonging to this class, that means उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर उसको हियरिंग लॉस है, दैट मीन्स वो क्या नहीं कर सकता, अनएबल टू टेक एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। कोई भी इंफॉर्मेशन को साउंड वेव्स के थ्रू वो रिसीव नहीं कर सकता। अगर वो लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता या सुन नहीं सकता, अगर हम कोई चीज़ को सुनेंगे नहीं तो हम जेनरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन भी नहीं होगा, मीन्स साउंड का रेंज भी इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं एंड वो बच्चे कुछ काम भी कर नहीं पाएंगे। इवन इफ जो डीप बच्चे होते हैं या फिर नॉर्मली अनएबल टू हियर एनीथिंग, सो ही और शी कैन नॉट create any kind of language process or linguistic process and unable to talk also. So sorry, so unable to talk also, ठीक है। अभी इसके बाद जो पोर्शन आएगा, दैट इज which adversely affect, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रहा है एंड लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो ऑब्वियस वो मेरे इनडायरेक्टली पढ़ाई पे क्या करेगा, हैम्पर करेगा या फिर पढ़ाई पे ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। सो एजुकेशन एट परफॉर्मेंस जो होगा, तो उस प्रोसेस में ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट मीन्स खराब इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, ये कितने टाइप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं HI को, दैट मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट को, 3 टाइप्स में। फर्स्ट है डिग्री ऑफ HI। डिग्री मीन्स यहाँ पे सारे रेंजेस आएंगे, साउंड वेव्स जो जा रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके रेंजेस आएंगे, कितने से कितने डेसिबल में एक पर्सन सुन सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ, अगर हियरिंग लॉस होता है ना, जैसे हमारे आइज़ में 2 टाइप के इश्यूज होते हैं, हम दूर के चीज़ों को देख सकते हैं, पास की चीज़ों को नहीं देख सकते, ये एक प्रॉब्लम है। और एक में है हम दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते बट पास की चीज़ों को देख सकते हैं। 2 टाइप के इश्यूज हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जितना रेंज है, सपोज मैं 25-30 डेसिमल का साउंड सुन सकती हूँ, उसके नीचे का साउंड नहीं सुन सकती, तो मैं डिफ कितने रेंज में डिफ हूँ, मैं 25 to 30 रेंज में डिफ हूँ। दैट मीन्स मैं 30 के अबव का साउंड सुन सकती हूँ, उसके नीचे नहीं। अगर मैं 85 के डेसिबल के साउंड को रिसीव नहीं कर सक रही हूँ, मीन्स उतनी हाई रेंज का मुझे साउंड चाहिए कोई चीज़ को सुनने के लिए।
85 से अबव चाहिए, तभी जाके मैं सुन सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो 85 में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल ही कुछ सुनाई नहीं जाता है, ये अबव कैटेगरी है। सो ये डिग्री ऑफ HI मेंशन किया गया। देन है कॉजेस ऑफ HI एंड एज ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी। अभी दो चीज और भी रह गया, क्या क्या कॉज हो सकता है, रीजन क्या क्या हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, एंड उसके साथ एज ऑफ द पर्सन का एज कितना था जब ये डिसेबिलिटी उसके बॉडी पे आया। दैट मीन्स ऑनसेट मीन्स सेटिंग करना, या फिर ऑनसेट मीन्स स्टार्टिंग अप, कोई चीज आपके बॉडी में स्टार्टिंग अप। ऑनसेट ऑफ ड्यूटी, दैट मीन्स ये ड्यूटी अभी से स्टार्ट हुआ, या फिर ऑनसेट ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग अभी से स्टार्ट हुआ। ऑनसेट ऑफ रीडिंग, दैट मीन्स रीडिंग अभी से स्टार्ट हुआ, वैसा प्रोसेस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। सो यहाँ देख लो आप सब, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया है, शॉर्टकट लिखी हूँ बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे खुद पता है कि आप लोग आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ आपके बुक में ना 2-3 वे से प्रेजेंट किया गया है। वैसा लिखेंगे ना तो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगेगा एंड पैराग्राफ वाइज लगेगा एंड बोर्ड हो जाएंगे जो भी, बिकॉज इस बार ऑफलाइन है। ड्यू टू ऑफलाइन एग्जाम आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट वे से प्रेजेंट करना है, जैसे कि ऐसे प्रेजेंट करिए कोई 1 मार्क ना काटे कोई भी, ठीक है। सो डिग्री ऑफ HI, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये जो डिग्री ऑफ HI निकाले थे इसको हम बोलते हैं सेंसोरिक न्यूरल HL और हियरिंग लॉस। सो ये सेंसोरिक मीन्स सेंस ऑर्गन, आपका ईयर एक सेंस ऑर्गन है, उसके साथ जो नर्व्स थे उसमें कोई इश्यूज है इसलिए हियरिंग लॉस। एंड इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन स्कूल फॉर डीफ 1974 में वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया था। इसकी कितने कितने रेंज है सिर्फ नाम वाइज याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। माइल्डली रिटार्डेड, मार्जिनल रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड। अभी रिटार्डेड मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक ब्लॉक करना, मेंटल रिटार्डेड, मेंटल ब्लॉक, ठीक है। माइल्डली रिटार्डेड, मार्जिनल, मॉडरेट, प्रोफाउंड, देन सीवियर। बट सीवियर से पहले प्रोफाउंड ही आएगा। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मैं रॉन्ग की हूँ, उसको करेक्शन करिएगा। 4 की जगह 5 होगा, 5 की जगह 4 होगा, मीन्स नंबरिंग सिर्फ प्रोफाउंड की ही जगह पे रहेगा क्योंकि वो 4 नंबर है। 5 नंबर पे सीवियरली रिटार्डेड आएगा। तो आपके 5 टाइप्स हैं। अभी माइल्ड मीन्स सबसे कम 26 to 30 डेसिबल लॉस, ठीक है। मार्जिनल मीन्स पूरे 30 की लाइन पे आया क्योंकि वो नॉर्मल है, 30 से 40 डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। देन उसके बाद आया मॉडरेटली, मॉडरेट मीन्स बीच का, मिडल, 40 to 60 डेसिबल लॉस। प्रोफाउंड में कितना आएगा, 75 to above, 75 से थोड़ा ज़्यादा, 75 to above। और 75 to 80 बोल सकते हैं, 80, ठीक है, 75 to 80। एंड सीवियर दैट इज 80 to 85 डेसिबल, ठीक है। इन लोगों के लिए अच्छा सा एक चीज़ बताते हैं, जो माइल्ड है, मॉडरेट है एंड मार्जिनल है, ये 3 चीज़ है ना, ये तीनों के लिए क्या चाहिए, हियरिंग एड्स चाहिए। हियरिंग एड्स होता है ना, ऐसे यू सेप्ट का होता है, कान के ऊपर लगा के उसको यूज़ करते तो सुन पाते हैं, कान में अच्छे से साउंड एम्पलीफाइड होके जाता है मशीन के थ्रू एंड अच्छे से आप सुन पाते हैं। तो इसके लिए हियरिंग एड्स चाहिए, स्पीच थेरापी होगा एंड सामने बेंच में बैठेंगे बच्चे एंड ऑडिटोरी प्रोग्राम्स किए जाएंगे और ऑडिटोरी ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे, मीन्स साइन लैंग्वेज बताए जाएंगे, ठीक है। सो इतनी चीज़ें करने 3 ग्रुप के लिए, माइल्ड, मार्जिनल, मॉडरेट। नेक्स्ट जो 2 है प्रोफाउंड एंड सीवियरली, ये 2 के लिए सीवियरली का कोई भी जस्ट लाइक स्पेशल क्लास में डालना है, उनके लिए कोई स्पीच थेरापी या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इनके लिए हियरिंग एड्स भी काम पे नहीं आएगा, तो उनके लिए ओनली लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं टेक्निक्स को एंड स्पेशल क्लास होता है। प्रोफाउंड में क्या हो सकता है कि इनको ना इंटेंसिव इंस्ट्रक्शंस चाहिए, किसके थ्रू, इंस्ट्रक्टर्स के थ्रू, एंड स्पेशली डे स्कूल्स चाहिए, इनके लिए डे स्कूल्स चाहिए। बस इतना हो गया, ज़्यादा इतना नहीं लिखना है, शॉर्टकट में बहुत ही फास्ट लिखना है। अभी देखिए कॉजेस ऑफ डेफिसिट, कॉजेस ऑफ डेफिसिट मीन्स वही बोल सकते हैं कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ना 2 टाइप्स के कॉजेस हैं।
फर्स्ट तो एंडोजेनस, अनदर वन इज एक्सोजेनस। अगर आपके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल के अंदर क्या है, ईच सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स है। अभी क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स पे वर्क होता है, दैट मीन्स जो भी कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में है वो कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स के थ्रू हम में आते हैं। बाय चांस कुछ डिजीज आपके पेरेंट्स के बॉडी में है या फिर आपके फोर फादर के बॉडी में है, तो वो ट्रांसमिट होके आएंगे, आपके फादर को आए होंगे, बट फादर में बाय चांस वो कैरियर है, दैट मीन्स वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, जस्ट लाइक दब जाना, मीन्स वो उनके बॉडी में उतना हावी नहीं हुआ, तो आपके बॉडी में आ सकता है एंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिसके थ्रू आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। यहाँ पे मैं 3 नाम बोलूँगी। सो अबाउट बॉडी के ना 35% हियरिंग लॉस इसके थ्रू हो सकता है। मतलब आउट ऑफ अगर 100 लोग देखा जाए, 100 लोगों में से 35% लोगों को ऐसे हो जाते हैं, होने के चांसेस रहते हैं। ये जो 3 सिंड्रोम है उसके अंदर एक भी नाम याद रहे ना तो लिख लीजिएगा, तीनों का तीनों नहीं हो रहा है चलेगा, एक नाम याद करके लिख लीजिए। तो मैं तीनों का नाम बोलती हूँ, पेनड्रेड्स, PENDREDS, पेनड्रेड सिंड्रोम। देन उसके बाद है उसार्स, USHER', उसार्स सिंड्रोम। देन नेक्स्ट है जार्विल्स, JERVELL', जार्विल सिंड्रोम। तो ये 3 सिंड्रोम है, उसके अंदर आप कोई भी एक नाम अगर याद रहे तो वो बेटर है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा। सो अगर किसी पर्सन को ऐसा है एंड उन्होंने क्या किया, बेबी ले लिया, ठीक है, अभी प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम बेबी को बार बार चेकअप करें, मदर बॉडी को एंड बेबी को चेकअप करें, तभी जाके ये प्रॉब्लम से कुछ अमाउंट में हमें रिलैक्स हो सकता है, अदरवाइज ये जेन्युइनली आ ही जाता है। उसके बाद ये बॉडी के इनसाइड, दैट मीन्स सेल के इनसाइड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजेनस। अगर आउटसाइड दी सेल, मतलब सेल में ही है बट न्यूक्लियस में नहीं है, सेल के बाहर है और बॉडी में है बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनस। मीन्स जो भी इफेक्ट करेगा आउटसाइड से इफेक्ट करेगा आपको बॉडी को। जैसे कि यहाँ पे 3 केसेस में हो सकता है, प्रीनाटल, पेरीनाटल, पोस्टनाटल। प्रीनाटल दैट मीन्स, नाटल मीन्स होता है बर्थ, बेबी बर्थ से पहले, पेरीनाटल ड्यूरिंग और जस्ट लाइक बेबी बर्थ के टाइम पे ही, या फिर उसके रिसेंटली, प्रॉब्लम ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, पोस्टनाटल ये मीन्स बेबी होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये होगा, जस्ट लाइक होता है कुछ कुछ बीमारी में अगर बोलूँ, मम्स होना, मिजल्स होना, एक्सेसिव मिजल्स किसी किसी को होता है, या फिर एक्सेसिव बच्चों को ना, छोटे बच्चों के कान में जो हम जाके कभी कभी खेलते रहते हैं, किसेस कर देते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ कुछ जर्म्स उनके कानों में जा सकता है। ठीक है, इस जर्म्स से भी उनको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, तो वो सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट में आती हूँ प्रीनाटल में। प्रीनाटल मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड, तो उस टाइम में अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि अभी कोरोना टाइम में बोला जा रहा था, ड्यू टू कोरोना, बिकॉज कोरोना इज़ ए वन काइंड ऑफ वायरस। सो अगर इसके कांटेक्ट में अगर प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है। कौन से सिम्टम्स आएंगे वो पता नहीं है। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट थिंग मेंशन किया गया है कि ये मैटरनल, जैसे रूबेला वन काइंड ऑफ डिजीज है जिसके थ्रू आपके सेंस ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, कंप्लीटली हियरिंग लॉस हो सकते हैं। फिर और एक डिजीज होता है, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा ही वायरस इफेक्ट हो गया, एक वायरस का नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस।
आपको इसी के बेसिस पे ही मार्क मिलेगा। आपको बहुत सारे पॉइंट्स को लिखने ही हैं। आपके बुक में एक आध नाम मिलेंगे, अदरवाइज अरेंजमेंट आपके बुक में है नहीं। इंक्लूसिव का मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बुक में इस क्वेश्चंस के लिए कुछ अरेंजमेंट अच्छा से है नहीं, तो आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा लिखिए, तो मार्क्स मगर फुल मिलेंगे। मेरे टाइम में मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे इस पेपर में, आप लोगों को भी मिलेंगे। सो इसके बाद चलते टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या आएगा, कॉज्ड बाय वायरस। इंटॉक्सिकेशन दैट मीन्स अगर जस्ट लाइक कोई इन्फेक्शन हो गया मदर बॉडी में, तो डायरेक्टली उसके कानों तक पहुंच सकता है, ऑडिटरी, उनको सुनने में कोई इश्यूज हो सकता है। वैसे ही ना, जैसे पेरीनाटाल में मम्स होते हैं, मिजल्स होते हैं, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चों को आजकल जॉन्डिस हो जाती है या मम्स मिजल्स डायरेक्टली हो जाती है, सो इसके वजह से 2 टाइप्स के और भी डिजीजेस आ सकती हैं। ओनली डिजीज का नाम मेंशन करिएगा, बाकी लिखना नहीं है। मेनिंजाइटिस, ऑटिटिस, मेनिंजाइटिस, ऑटिटिस। अभी मेनिंजाइटिस है क्या, ये वन काइंड ऑफ डिजीज है जो कि बर्थ से आता है, मदर बॉडी से शिफ्ट होता है, ठीक है। बट इसके वजह से आपका आउटर ईयर, मतलब कान का जो बाहरी हिस्सा है या फिर ट्यूब है, वो दोनों खराब हो सकते हैं। एंड ऑटिटिस के वजह से कान का आउटर पोर्शन पूरा ही खराब हो जाता है। तो आपको नेम वाइज आप पूरा ना लिखे, फिर भी थोड़ा बहुत लिख के आए तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन है, उसको शॉर्टकट वे में 2-2 लाइन लिख के आए तो हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। जो एज वाला मैंने बोला था, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, दैट इज बॉर्न डिफेक्टिव, प्रीलिंगुअल डिफनेस, पोस्ट लिंगुअल डिफनेस, ठीक है। लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, ठीक है। लिंगुआ मीन्स होता है टंग, लैटिन वर्ड में ये टर्म को यूज किया गया, तो लिंगुआ टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स टंग। सो यूज ऑफ टंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो अगर डीफ हम लोग हो गए, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ है, हुआ नहीं था, तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ रहा। तो इसमें कितने इश्यूज हैं, हम सुन भी नहीं पा रहे, सुन नहीं पाए बोल के लैंग्वेज हमारा डेवलप नहीं हुआ, तो इसके वजह से मुझे कुछ बोलने भी नहीं आएगा। अगर पोस्ट लिंगुअल देखो, मैं बोलना आ जाता है, बोलना मैंने सीख भी लिया, बट मुझे सुनाई नहीं पड़ता अभी, मतलब मैं थोड़ा ग्रो कर गई, लैंग्वेज बोलना आ गया बट सुनाई नहीं जाता। तो तब क्या हो सकता ना, एक बेनिफिट है कि आप बात कर सकते हैं, ठीक है, आप जो भी देखे उस बात को किसी और को बता सकते हैं, बट वो क्या रिप्लाई देगा वो नहीं सुन सकते, तब लिख के आपको बताएंगे वो, ठीक है। और बॉर्न डिफेक्टिव क्या है, पैदाइशी इनको इश्यूज है, तो ये हियरिंग लॉस एंड डिफेक्टिव स्पीच, मतलब छोटे बच्चों को ही अगर हियरिंग लॉस हो तो वो बोल नहीं सकते या कुछ सुन भी नहीं सकते, तो ये 3 टाइप का है, ठीक है। अगर बॉर्न डिफेक्टिव का एज देखेंगे 0 to 1 ईयर, प्रीलिंगुअल का देखेंगे 1 to 3 ईयर, पोस्ट लिंगुअल का देखेंगे दैट इज 2 to 10 आप ईयर्स देख सकते हैं, बिकॉज जहाँ तक लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। सो उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अभी इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी जान गए, तो इन लोगों को क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक डिफिकल्टी हो सकता है, सोशियली दे आर हैंडीकैप्ड, लैक ऑफ IQ, एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर, कभी भी ये पोर्शन रो लेते हैं बिकॉज वी आर नॉर्मल पर्सन, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इट हम थिंक करते हैं वी आर नॉट नॉर्मल, वी आर डिमोटिवेटेड, समटाइम वी फील अलोन, हम बहुत अकेला फील करते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे फील करते हैं एंड उसमें एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। तो ये तो कोई बीमारी से या फिर कोई सिम्टम्स है बीमारी के कि उनका हियरिंग लॉस है, तो उनको कितना प्रॉब्लम होगा, एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर। सो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एंसियस हो जाते हैं, एंजाइटीज आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर जस्ट लाइक बोला जाता है कि ऑब्स्टाइंड, दैट मीन्स गुस्से में ब्रस्ट हो जाना, जस्ट
ऐसे क्यों हो रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा, वो थिंक भी नहीं कर पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. वो प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. अगर एक पर्सन बोल नहीं पाता, सो दैट इज कंप्लीटली हैम्पर देयर सोशल रिलेशनशिप. If these persons are not able to hear or understood anything, then it is difficult to share any problem or any opinion with other persons in the society, so that their personal and social development may be declined. वो डिक्लाइंड हो जाता है धीरे धीरे. तो इनको अगर ना पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, फेसिंग सम पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज इनका पर्सनालिटी क्या है इनको पता नहीं चलता, इनको इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे वैसे होते हैं. एंड जो बच्चे हियरिंग लॉस है वो सारे स्कूल में, जैसे हम नॉर्मल स्कूल में अगर इनको डाल दें तो डिबेट क्या है, डिस्कशन क्या होता है, उसके लिए जो स्टिमुलेशन मोटिवेशन मिलता है उनको नहीं मिलेगा, तो लैक ऑफ IQ भी है. एंड बहुत ज़्यादा ना इनको ह्यूमिलेट किया जाता है, सोशली हैंडीकैप्ड है, सो दैट सोसाइटी बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलेट करता है. तो ऐसे टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये सारी टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जस्ट लाइक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, सबके पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को. ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट आप विजुअल इम्पेयरमेंट में भी लिख सकते हैं, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स में भी लिख सकते हैं, फेसिंग पर्सनालिटी प्रॉब्लम, और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशली हैंडीकैप, लैक ऑफ IQ, ये सब में आप लिख सकते हैं. लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में लिख सकते हैं, मेंटल इलनेस में और मेंटल रिटार्डनेस में. ऑर्थोपेडिकल में आप इसको नहीं लिख सकते, हाँ कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक पर्सनालिटी प्रॉब्लम, सोशली हैंडीकैप एंड प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. ये सारे पॉइंट्स आप फिजिकल हैंडीकैप में भी लिख सकते हैं. सो उसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ये नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया था कि कैसे कैसे साउंड रिसीव होता है, उसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी था, तो ये पॉइंट को हमने स्किप कर दिया है. तो मैंने इसलिए देखिए एक लाइन खींचा एंड ऐसे स्किप किया हुआ है, ठीक है, उसको नहीं लिखना है. अभी देखिए आइडेंटिफिकेशन करना है, इसको अगर आइडेंटिफाइड करना है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट तो ना इनके लिए बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन का रूल्स हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, और ज़्यादा नहीं, 2 टाइप के टेस्ट को याद रखिएगा. जस्ट लाइक डेवलपमेंट स्किल, डेवलपमेंट स्किल में कितने टाइप के स्किल्स हैं, कैसे बच्चों को हम चेक करते हैं. जस्ट लाइक बेली स्किल, बेली, दैट इज BAYLEY, बेली स्किल. सो बेली स्केल को यूज़ किया जाता है इन्फेंट स्टेजेस में, जैसे कि बच्चे छोटे हैं, बेबी स्टेज में, उस टाइम में चेक किया जाता है उनको है कि नहीं. तो एक ही नाम याद रखें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं हो पाएगा, बहुत मैंने लिखा है यहाँ पे, तो उतना मत करिएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा 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 सबका पॉइंट को मेंशन करिएगा. न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, दोनों टेस्ट हैं, दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल हम मेंशन करेंगे या फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल इसलिए नहीं करेंगे, बॉडीली है, बट बॉडीली इनसाइड में हम यहाँ पे मेंशन नहीं करें, इसलिए हम साइकोलॉजिकल पे चलेंगे. सो हमने अभी मेंशन किया था जिनको हियरिंग लॉस है उनको कौन सा इश्यूज होता है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, IQ लेवल बहुत वीक है, तो इनको इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, IMP डॉट है, देन टेस्ट मेंशन है, बिकॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन समटाइम ऑल्सो हैव ब्रेन डिसफंक्शन. ठीक है, अभी समझ आया. सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकते हैं, इसलिए. उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड केस स्टडी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सपोज कुछ टाइम के लिए आप थिंक कर लीजिए आप एक नर्स हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे. उनका केस हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, उनका फैमिली हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री होना चाहिए, क्या सिम्टम्स उसको आते हैं, कौन सा मेंटल डिसफंक्शन है, लैंग्वेज कितना आता है, क्या क्या समझ पाता है, इतना सब इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा. लास्टली सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. अभी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में ये सारे पॉइंट्स को फिर से मेंशन किया गया है, इधर देखिए ये जो मैंने मेंशन किया, तो उनके कौन से पॉइंट पे हम मेंशन करेंगे. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन को एसओ मेंशन किया गया है, एसओ, ठीक है.
एसओ, ये जो डेवलपमेंटल स्केल है दैट इज डीएस, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट इज ये पोर्शन है, मेडिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन इसका और एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये जो इतने टाइप के टेस्ट प्रोसेसेस हैं एक आध लिखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक आध लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है 6 to 16 ईयर्स एज का WISCR, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेंशन करिएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। एंड स्क्रीनिंग न्यू बॉर्न, जस्ट लाइक अगर किसी का डेवलपमेंटल स्केल बॉडी वेट से मुझे पता करना है कि उसका कोई भी बॉडी इश्यूज है कि नहीं, या फिर वो मालफॉर्म्ड है कि नहीं, या फिर उसके बॉडी में न्यूट्रिशंस मिले हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसको स्क्रीनिंग न्यू बेबी फर्स्ट होता है। तो इसको स्टेप वाइज से नेमली मेंशन करेगा। स्क्रीनिंग न्यू बेबी अप टू द एज ऑफ कितना एज का रह सकता है, हमें न्यू बॉर्न बेबीज को देखना है तो अप टू द एज ऑफ 0 to 1 month, 1 month के अंदर ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इनका वेट अगर 3 kgs है तो बच्चा बहुत ही हेल्दी है, उनको कोई इश्यूज नहीं होगा ज़्यादा। अगर 2 kgs है उनको भी नॉर्मल हम ले लेते हैं, बिकॉज उनको इश्यूज थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं है। जो 1500 ग्राम्स के होते हैं ना, कभी कभी प्री मेच्योर्ड बेबीज़ हो जाते हैं, उनको इश्यूज होते हैं। तो वैसे टाइप के बेबीज़ को क्या होता है, उनकी बॉडी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं एंड वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड नहीं हो पाते, उनका ईयर कम्प्लीटली स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, सो उनको चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे बच्चों को टेस्ट करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। तो आप इसको शॉर्टकट में लिखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आपको जो जो बोली वो सारे पॉइंट, जैसे कि ये पहला पॉइंट मेंशन कर दिए, उनको क्या इश्यूज है उतना मेंशन कर दीजिए, एंड वो सुन पा रहे हैं कि नहीं उतना मेंशन करिएगा, छोड़ दीजिएगा। अभी एसओ में आइए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में। जस्ट लाइक अगर उनका ऑब्जर्वेशन आपको जानना है कि कैसे वो क्या क्या करते हैं, सो फोकस ऑन स्पेशल ऑन द स्पेशल टाइप ऑफ, हमें क्या देखना है, स्पीच और स्पीकिंग प्रोसेस को। तो उनको स्पेशली हमें किस पे फोकस करवाना है कि स्पीकर्स का लिप कैसे फोल्ड होता है या फिर ओपन होता है। जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ ओ, जब भी आप ओ प्रोनाउंस करते हैं तो आपका मुंह का जो लिप पोर्शन है वो कैसे हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा, पूरा माउथ राउंड शेप हो जाएगा। आप अगर बोलेंगे ए, तो ए के टाइम पे थोड़ा आपका लिप पोर्शन वाइडर हो जाएगा। बी बोलेंगे तो आपके लिप्स बंद होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो ऐसे हम लोग सिखाते हैं। तो लिप की ओपनिंग क्लोजिंग से वो ABCD बोलना ट्राई करता है, बिकॉज उसको तो साउंड नहीं जाएगा इसलिए। देन उसके साथ हम हेल्प करेंगे, उसके जस्ट लाइक पार्टिसिपेट करवाएंगे बहुत सारे GDs में, जैसे वो ग्रुप डिस्कशन में जाए तो उसको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, वो सुने बहुत चीज़ों को। क्या होता है ना, बहुत बच्चे क्या होता है रेस्टलेस फील कर लेते हैं कुछ टाइम पे, तो जैसे कि उसको अगर स्पीच डिफ़िकल्टी हो, रेस्टलेसनेस हो, तो उस चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एंड जो भी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर देंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसके बाद एजुकेशनल प्रोविज़न है, ये लास्ट है पोर्शन, इतना करने से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लीजिए इसको, वॉइस आ रही है ना, क्योंकि मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं है आप लोग सुन पा रहे हैं। यस मैम। ओके, इतना समझे, इतना समझे एजुकेशन। यस मैम। ओके मैम लेकिन आप मैम एक बात पूछना था। हेलो। हाँ बोलिए। मैं मैम बुक पे जो बुक हमको रिसीव हुआ है, सर ने दिया है, इस बुक पे हियर इम्पावरमेंट में बहुत सारे पीछे डबल, जैसे आप जहाँ पे जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ है कॉज ऑफ हियरिंग, इसमें कुछ अलग मेंशन है। नहीं वो नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, मेरे पास भी सेम बुक है, मैंने दोनों बुक ही लाया था मेरे टाइम का भी, तो वो बुक्स में क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बार बार रिपीटेडली है, तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने इसे माइंड मैप जैसा बना दिया है, जितना पोर्शन आप याद कर सकते हैं उतना ही लिखेंगे, ठीक है।
अभी बुक्स में क्या होता है ओके ना, सपोज आप वहाँ एग्जाम देने जाएंगे तो 40,000 प्लस बच्चे हैं, सारे सब कोई बुक से ही लिखेंगे हाँ बिकॉज क्लासेस होते नहीं है, ठीक है, नोट्स वो लोग बनाते हाँ नहीं हाँ है, हाँ बुक से लिखेंगे। इवन आपको देखने को भी मिलेगा बच्चे डायरेक्ट बुक लेके जाते हैं एंड उसी से लिखना स्टार्ट भी कर देंगे, कुछ वहाँ के बच्चे हैं, तो वैसे में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। हाँ। सो मैंने पूरा सेपरेट जी करके मैम। नोट्स बनाए, तो इसमें श्योरिटी है जो अगर आप ऐसे लिखते मार्क्स पूरा आएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। सो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट है यूज ऑफ हियरिंग एड्स, यहाँ पे हियरिंग एड्स हम लोग यूज करेंगे, उसके थ्रू ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चों को एजुकेशन भी दिया जाएगा, बिकॉज हियरिंग एड्स के बाद बच्चों को कैसे टाइप के हियरिंग एड्स को यूज करना है उसका भी रेंज है, बिकॉज एम्पलीफिकेशन होता है, साउंड वेव्स एम्पलीफाइड होते हैं, साउंड वेव्स एम्पलीफाइड होते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग उसको नोटिफाइड किया जाता है कि कौन से टाइप के हियरिंग एड्स उन्हें यूज करना पड़ेगा फॉर देयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आता है उनको कौन सा ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनल? वोकेशनल मीन्स होता है कि उनको कुछ स्किल्स हम सिखाएंगे, स्किल्स अगर सिखाएं तो वो क्या होगा, उनको जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ और भी वाइडर हो गया, उनके लिए पाथ्स बहुत सारे खुल जाएंगे एंड वो लाइफ में कभी भी अलोन फील नहीं करेंगे। सो एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स के थ्रू हम लोग उन्हें ट्रेंड करेंगे, सो जैसे कि उनको जॉब मिले। थर्ड पॉइंट पे आता है दैट इज ऑडिटोरी ट्रेनिंग। ऑडिटोरी ट्रेनिंग दैट मीन्स स्पीच थेरापी, आप बोल सकते हैं स्पीच थेरापी, इसको हम बोलते हैं लिप रीडिंग करना, वन काइंड ऑफ लिप रीडिंग प्रोसेस। कुछ लोग होते हैं ना जो सुन नहीं पाते, आप लिप को कैसे हिला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वाइब्रेशन ऑफ लिप और अप डाउन जो मूवमेंट होते हैं लिप्स के, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स को कैप्चर करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग रीड करते हैं, क्या आपने बोला वो समझ जाता है, एंड इस मेथड को बोला जाता है ऑक्यूपेडिक मेथड। ऑक्यूपेडिक, ACOUPEDIC, ऑक्यूपेडिक मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नर्सरी एजुकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम अरेंजमेंट। मैनेजमेंट लिख सकते हैं या फिर अरेंजमेंट लिख सकते हैं, जैसा आपको वर्ड पसंद है। सो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जैसे कि हम अगर फॉर्मली बोले तो बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाना पड़ेगा, बट ये बच्चे ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है इनके लिए कंडीशन। सो दैट इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लाइक नर्सरी एजुकेशन इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इनके लिए बेनिफिशियल होता है अगर घर पे पढ़ाया जाए या फिर नॉर्मल कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाए जहाँ पे इनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम सिखाएं, एंड उसके साथ हम किस में हेल्प करेंगे, नर्सरी एजुकेशन के थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बनाएंगे या सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे, प्लस सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इनटू रेगुलर क्लासरूम। दैट मीन्स उन्हें हम अरेंज करवाएंगे कि तुमको इस वे में जाना है, सिस्टमिक प्रोसेस के थ्रू जाना है, सो दैट तुम रेगुलर क्लासेस में एंटर कर सको एंड रेगुलर क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है नॉर्मल बच्चों को, उन नॉर्मल बच्चों जैसा तुम भी ले सको। तो उसके लिए फर्स्ट इनफॉर्मल में डालना है, देन रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन में डालेंगे। The hearing impaired children in the class should be front bencher. जिनको भी hearing issues होता है उनको front bench में ही बिठाना है, because अगर पीछे बिठाएंगे उनका attention नहीं रहेगा, वो demotivated हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, obstinate हो जाएंगे, मीन्स गुस्सा करेंगे एंड बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ हो जाएंगे। तो ये सारे में लिप रीडिंग भी वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दूर से वो लिप रीडिंग नहीं कर सकते और स्पीच रीडिंग नहीं कर सकते, सो दैट उनको फ्रंट बेंच में बिठाना है। तो इसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो उसके बाद आता है रोल ऑफ पेरेंट्स। सो रोल ऑफ पेरेंट्स तो फर्स्ट है एनकरेज करना है, द पेरेंट्स शुड ट्राई टू एनकरेज दैम, देन नेक्स्ट दे शुड स्पीक क्लियरली एज ऑफन एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको क्लियरली एक एक वर्ड को क्लियर करके बोले, ठीक है। अगर हम मिक्सअप टाइप बोलेंगे ना बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, तो इन बच्चों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए क्लियरली जितना हो सके उतना बोलेंगे। थर्ड,
They must try to check on the working condition of hearing aids. So हमें ऐसा नहीं है एक बार hearing aids लगा दिए बच्चों में उसके बाद चेक नहीं करें, रेगुलर इंटरवल में उनको चेक करना है। जैसे कि वो स्कूल जा रहे हैं, कुछ टाइम अगर हमसे अलग है तो वो जब घर रिटर्न आए तो उनको चेक करना, उनके हियरिंग एड्स को चेक करना, क्लीन करना, उसमें जो मेडिसिन है वो देना। सो जैसे कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बोले, थिकनेस ऑफ द हियरिंग मोड्स, मीन्स कितने प्रॉब्लम है आपके कानों में, वो एक इशू है। फिर उसके बाद जो हियरिंग एड्स होते हैं ना, पहले के टाइम पे जो हियरिंग एड्स होते थे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते थे, अभी बहुत ही थिनर आ रहे हैं, सिलिकॉन टाइप आ रहे हैं जो बहुत अटैच, मतलब स्किन फ्रेंडली है, स्किन के साथ अटैच्ड हो जाता है एंड आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे टाइप के। सो रोल ऑफ पेरेंट्स इतना ही मेंशन करेंगे, अदरवाइज बहुत कुछ है। उनके खाने पीने में ध्यान देना है, दे शुड स्पीक लाउडली, they should speak clearly, they should try to encourage them, motivate them, they should pick them to school properly and regularly they talk with them. So ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं, 3 या 4 पॉइंट एनफ है, बहुत लिख लिए हम इसलिए। फिर आता है लास्ट, रोल ऑफ रिसोर्स टीचर। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स होगा, रिसोर्स ऑफ टीचर नहीं लिखना है, रिसोर्स टीचर लिखना है। ठीक है, ओनली रिसोर्स टीचर्स लिखना है, ऑफ एक्स्ट्रा मेंशन हो गया है, प्लीज काट दीजिएगा उसको। रोल ऑफ रिसोर्स टीचर, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा मेंशन कर दे रही हूँ बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन इसके आते नहीं है, बहुत ही कम आते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से प्रिपेयर करना है। बिकॉज आपके कुरुक्षेत्र में ना बहुत सारे बुक्स हैं, आपको एक बुक मेंशन किए गए हैं बट वहाँ पे और भी डिफरेंट काइंड्स के बुक्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो उस अकॉर्डिंग आप हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिएगा। बुक में जो मेंशन है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड कुछ बनाए गए हैं, वहाँ पे नॉर्मल जो राइटर्स रहते हैं या ऑथर्स रहते हैं वो लिखते हैं, तो आप कुछ पोर्शन अपने अकॉर्डिंग लिखिए तो बेटर मार्क्स मिलते हैं, इसका यही रूल है। ठीक है, सो इन क्लासरूम दे मेंटेन द फॉलोइंग, क्या क्या मेंटेन करेंगे रिसोर्स टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेडिक मेथड और लिप रीडिंग, ये 2 चीज़ें तो बच्चों को कराना पड़ेगा। उसके साथ ओरल एंड ऑरल, ओरल मीन्स स्पीकिंग, ऑरल मीन्स लिसनिंग, हम सुन रहे हैं तो वो हो गया लिसनिंग, मैं बोल रही हूँ वो हो गया ओरल, ओरल एंड ऑरल, एस एंड एल, तो ये दोनों के ऊपर हमें स्पीच थेरापी करना है। तो इस टाइप के स्पीच थेरापी को बोला जाता है क्यूड, मीन्स हमने कोई एक इंफॉर्मेशन दिया या छोटा सा क्लू दे दिया, उसके बेसिस पे सीखना। क्यूट स्पीच में क्या होता है देखिए, मैंने नीचे भी मेंशन किया है एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कि ऐसा होता है ना, आप सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हैं, बच्चों को जब फर्स्ट टाइम इंग्लिश सिखाते हैं हम लोग क्या करते हैं, बोलो बच्चे ए, कुछ टाइम में कुछ स्कूल्स में बोला जाता है ए नहीं होगा अ होगा, तो दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आया क्या हुआ वो भी बताया जाता है, बट इनको कैसे समझाएं, तो उसके वजह से ए कैसे मेंशन होता है, ए एंड ई अगर मेंशन किया जाए एक साथ तो उसको बोलते हैं ए, अगर ई बोला जा रहा है दैट मीन्स बहुत टाइम तक ई दांत को लगा देना है, उसके बाद आपको बोलना है, मीन्स लिप्स ज्वाइन नहीं करेंगे, ओनली टिप्स ज्वाइन करेंगे, तब जाके ई का साउंड आता है ई, तो उसको बोलते हैं क्यूट स्पीच। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दिया। अभी आते हैं यूनिलिंगुअल, यूनिलिंगुअल मीन्स दैट इज सिंगल लैंग्वेज यूज होगा, एक मतलब टीचर अगर पढ़ा रही है तो सिंगल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाएंगे, दैट मीन्स साइन लैंग्वेज ओनली यूज करेंगे। बट एक क्लासरूम में ओनली एक टाइप के हियरिंग लॉस वाले बच्चे तो नहीं होंगे ना, वेराइटीज ऑफ हियरिंग लॉस होगा, प्रोफाउंड होगा, मॉडरेट होगा या फिर माइल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम कितने टाइप के वेराइटीज़ को पढ़ा सकते हैं एट ए टाइम, साइन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो बाकी सब तो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, तो उनको कैसे पढ़ाएं, इसलिए बाइलिंगुअल बाइमॉडल मेथड यूज़ होगा जहाँ पे मोर देन 1 लैंग्वेज यूज होता है, जस्ट लाइक एक साइन लैंग्वेज प्लस और एक एक्सपर्टाइज्ड लैंग्वेज। एक्सपर्टाइज्ड लैंग्वेज मीन्स टीचर जो यूज़ करेगी स्पेशली बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, जो बच्चे समझ पाए उसको हम बोलेंगे एक्सपर्टाइज्ड लैंग्वेज। सो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर एक्सपर्टाइज्ड। सो इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी क्यों, क्यूट स्पीच क्या है एंड साइन लैंग्वेज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूट स्पीच में आता है तो साउंड बेस्ड विजुअल है, दैट इज़ कोई चीज़ को दिखाना,
आपके ना बुक में स्पेशली पेज नंबर 189 या 200 के अंदर अगर देखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट में बहुत सारे फिंगर्स को अरेंज करके ABCD ऐसे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो वो सारे हैं, तो उसको अगर हम लोग क्यूट स्पीच बोल दें तो नहीं होगा। ओनली क्यूट स्पीच में 8 हैंड शेप्स आते हैं, मीन्स 8 टाइप्स के आप हैंड को अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू क्यूट स्पीच को दिखा सकते हैं। एंड इसको फर्स्ट टाइम मैम कौन सा पेज नंबर? ओके, मेरे बुक में 189 में है, आपके बुक में थोड़ा चेक कर लीजिए, बिकॉज बुक अभी आप लोगों के लिए अलग आया है, थोड़ा चेक कर लीजिए। या फिर पेज नंबर 89 देखिए, और एक बुक में 89 में है, मेरे बुक में 189 में। मैम यस 89 में मिला, वहाँ पे देखिए बहुत सारे हैंड के स्ट्रक्चर्स होंगे, फिंगर्स को अरेंज करके बनाया गया है ABCD। गॉट इट। ओके, तो वो सारे साइन लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेजेस हैं, तो इतना सारा हम बना नहीं पाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसको सिर्फ रिमेंबर करिए कि उसे हम साइन लैंग्वेज मेंशन करते हैं। एंड ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया? अमेरिकन लैंग्वेज सिस्टम ने साइन लैंग्वेज को डिस्कवर किया, बट क्यूट स्पीच को डिस्कवर किसने किया? डॉक्टर R. ओरियन कॉर्नेट, 1966, ठीक है। क्या मेंशन है? R. ओरियन कॉर्नेट, डॉक्टर R. ओरियन कॉर्नेट ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूट स्पीच को डिस्कवर किया था। एंड इट इज एडप्टेड बाय 59 लैंग्वेज। अभी तक इसको 59 लैंग्वेज ने एडप्ट किया है, ठीक है, 59 लैंग्वेजेस में, बिकॉज इसका स्पीच थेरापी अलग है। जस्ट लाइक ABCD के लिए हम 8 हैंड शेप को मूवमेंट करते हैं, मीन्स 8 हैंड्स मूवमेंट हम शो करेंगे ओनली। जस्ट लाइक भावल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे? अगर कॉन्सोनेंट्स ओनली है तो उसको हम शो करने के लिए हैंड शेप मूवमेंट करेंगे और ओनली हैंड्स को मूव करेंगे, जस्ट लाइक सर्कल बना लिए या फिर CDEF को दिखाने के लिए अलग अलग सा यूज़ किए। भावल्स को दिखाने के लिए आप माउथ का भी मूवमेंट चलेगा, दैट मीन्स लिप रीडिंग जैसे चलता है, लिप रीडिंग भी होगा प्लस हैंड मूवमेंट भी होगा, हैंड प्लेसमेंट और हैंड मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेगा क्यूट स्पीच। साइन लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप हैंड शेप्स यूज कर सकते हैं, प्लस आपका बॉडी मूवमेंट्स यूज कर सकते हैं, आपके आर्म्स के मूवमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, एंड फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मीन्स वेरियस टाइप। साइन लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ों का आप यूज करेंगे, एंड क्यूट स्पीच में ओनली 2 थिंग्स को यूज किया आपने, दैट इज माउथ की मूवमेंट और माउथ और हैंड्स की प्लेसमेंट, माउथ मूवमेंट प्लस हैंड्स प्लेसमेंट। साइन लैंग्वेज में सब कुछ, दैट इज कन्वे मीनिंग, जस्ट लाइक कोई भी चीज़ मैं बता रही हूँ तो उसमें से आप ड्रॉ आउट कर रहे हैं ना, मीनिंग को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑल दीज मीनिंग्स को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिस्ट बना लिया। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि आप यूज़ करेंगे। अब मैंने हाथ हिलाया, मैं पढ़ाते पढ़ाते हाथ हिलाऊंगी, बॉडी जेस्चर्स या पोस्चर्स मेंटेन करूंगी, तो ये सारे भी वन काइंड ऑफ अटेंशन गेन करते हैं। तो साइन लैंग्वेज में ये सब कुछ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी यूज़ होगा, आर्म्स भी यूज़ होंगे, मूवमेंट ऑफ आर्म्स, बॉडी सब यूज़ होगा, तो उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ये होता है क्यूट स्पीच। इसको सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है, 2-2 लाइन में आप लिखोगे एंड एंड करोगे, इसके बाद और कुछ नहीं लिखना है, ना ही उस डायग्राम को बनाना है, बिकॉज डायग्राम बनाने से बहुत टाइम चला जाएगा। एंड माइंड में फिक्स करना है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनट्स के विद इन कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स के विद इन कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज कंप्लीट आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप इतना समझ पाए हो।